नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCVI RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से डीएड SCVI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र संख्या 5 टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन प्रयोगात्मक पेपर में 3 कड़ियाँ आप लोगों के सामने 1.1, 1.2 और 1.3 प्रस्तुत की जा चुकी हैं। यह चतुर्थ कड़ी मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व की 3 कड़ियाँ श्रीमान दीपक जायसवाल सर ने प्रस्तुत की थी। आज हम लोग इसकी चौथी कड़ी उपिकाई 1.4 दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए उचित संशोधन के साथ द्वार बाहर के खेल आउटडोर गेम विथ एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन फॉर VI पर चर्चा करेंगे। दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए उचित व संशोधित द्वार बाहर के निम्नांकित खेलों को अधिगम कराया जा सकता है। इन खेलों में बहुत सारे खेल व्यक्तिगत स्तर पर तथा बहुत सारे खेल सामूहिक या टीम के साथ खेले जाते हैं। इनकी सूची व संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। पहला खेल देखते हैं, कबड्डी। कबड्डी पूर्णतया एक भारतीय खेल है। दृष्टि दिव्यांगजनों के खेल के मैदान तथा नियमों में थोड़ा परिवर्तन इस प्रकार किया गया है कि खिलाड़ियों को कोई असुविधा भी न हो तथा सामान्य खेल की तरह खेला जा सके। कबड्डी खेल के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती तथा यह एक सामान्य मैदान पर सरलता से खेला जा सकता है। मैदान की लंबाई पुरुष खिलाड़ियों हेतु 12.50 मीटर तथा महिला खिलाड़ियों के लिए 11.00 मीटर व मैदान की चौड़ाई पुरुष खिलाड़ियों के लिए 10 मीटर तथा महिला खिलाड़ियों के लिए 8 मीटर निर्धारित किया गया है। दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए मैदान का समतल होना अति आवश्यक है, जो कंकड़, पत्थर तथा छोटे छोटे गड्ढों से मुक्त हो। मैच में एक पाले में 7 खिलाड़ी होते हैं जो एक पारी में खेलते हैं। इसके साथ साथ 5 अतिरिक्त खिलाड़ियों का प्रावधान रखा गया है। किसी खिलाड़ी को चोट इत्यादि लगने पर अस्थापन्य के रूप में उस पक्ष में सम्मिलित किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक दल में 12 खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित की गई है। पुरुष वर्ग के लिए 20-20 मिनट के 2 अंतराल का कुल 40 मिनट का खेल तथा महिला वर्ग के लिए 15-15 मिनट के 2 अंतराल का कुल 30 मिनट का खेल 5 मिनट विश्राम हेतु ब्रेक देकर खेला जाता है। इस पूरे खेल के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। दूसरा खेल, क्रिकेट। दृष्टि दिव्यांगजनों के जीवन में ध्वनि एवं स्पर्श का महत्वपूर्ण स्थान है। उक्त को ध्यान में रखते हुए सामान्य क्रिकेट में इस प्रकार संशोधन किए गए हैं कि दृष्टि दिव्यांग जन के लिए खेल वास्तविक क्रिकेट का रूप ले सके तथा सामान्य के खेल की भांति खेला जा सके। नीचे से नुकीले जो सरलता से जमीन में गाड़ सके, ऐसे लोहे के 3 पाइपों को जोड़कर बनाया गया स्टंप, प्लास्टिक की सख्त गेंद में स्टील की गोटियां डालकर बनाई गई आवाज वाली गेंद, सामान्य बैट तथा दौड़कर रन बनाने के लिए अतिरिक्त खिलाड़ियों के सहयोग से ये खेल निर्धारित मैदान पर निर्धारित नियम के अनुसार खेला जाता है। दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त सामग्री जैसे सफेद शर्ट, पैंट्स, दस्ताने, पैड्स, जूते, हेलमेट,
इत्यादि का सामान्य क्रिकेट खेल की भांति ही प्रयोग करना मान्य है। इस पूरे खेल को खेलने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन निर्णायक की देखरेख में किया जाता है। अब हम लोग तीसरे खेल की तरफ चलें, गोला फेंकना। गोलाकार गोला ठोस लोहे, पीतल अथवा ऐसी ही कोई अन्य धातु का बना होता है। ऐसे गोले बाजार में स्पोर्ट की दुकानों या विद्यालयों में उपलब्ध होते हैं। खिलाड़ियों के लिए गोले का वजन अलग अलग निर्धारित किया गया है। जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 3 किलोग्राम का गोला फेंकने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। गोले का क्षेपण मैदान पर निर्धारित वृत्त के अंदर से किया जाता है। गोला केवल एक हाथ से क्षेपित किया जाता है। क्षेपण स्थान पर गोला गिरने से चिन्ह बन जाता है, जिसे फीते द्वारा वृत्त की ओर बने किनारे से वृत्त तक का भाग नापकर रिकॉर्ड तालिका में अंकित किया जाता है। गोला गिरने के बाद ही खिलाड़ी को वृत्त के पिछले भाग से ही बाहर आना होता है। मुख्य निर्णायक का निर्णय अंतिम माना जाता है। चौथे खेल की तरफ चले हम लोग, तो चौथे खेल में फुटबॉल को लेते हैं। 1904 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का नियंत्रण तथा प्रबंधन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसे फीफा के नाम से जाना जाता है। दृष्टिवान व्यक्तियों के फुटबॉल के खेल को सन 1908 में पहली बार ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया गया। दृष्टिबाधित व्यक्तियों का फुटबॉल खेल तथा पैरालंपिक खेल है, जो 2004 की एथेंस प्रतियोगिता के दौरान पहली बार प्रकाश में आया। दृष्टि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल के खेल में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशंस के मान्य नियमों के अंतर्गत फीफा फुटबॉल द्वारा इस खेल का नाम 5A साइड फुटबॉल रखा गया है, जबकि दृष्टिवान व्यक्तियों के परंपरागत फुटबॉल के खेल को 11A साइड फुटबॉल कहा जाता है। यह खेल छोटे मैदान पर 5 खिलाड़ियों की संख्या में एक टीम के अंतर्गत खेला जाता है। इस खेल के संबंध में विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसका वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है। 5वां खेल देखते हैं, बास्केटबॉल। इस खेल में भी आवाज वाली बॉल का प्रयोग होता है। दोनों तरफ के बास्केट से भिन्न भिन्न आवाज निकलती है, जिससे खिलाड़ी को बास्केट के सही स्थान का पता चल सके। बास्केट कोर्ट के अलग अलग स्थान भिन्न भिन्न सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जिससे खिलाड़ी को उसकी स्थिति का ज्ञान होता रहता है। टीम का कोच कोर्ट के बाहर से अपने खिलाड़ियों को सलाह देता रहता है। इस खेल को खेलने के संबंध में भी विस्तृत नियम बनाए गए हैं। अगला खेल, गोल्फ। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के साथ अनुदेशक होता है। गोल्फ बॉल आवाज वाली होती है। गोल पोस्टों की छिद्रों में मशीनों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। खिलाड़ी उसी के अनुसार परिस्थिति का चयन व आकलन कर अपने शॉटों को खेलते हैं। जैसा कि इस पेपर की प्रायोगिक पेपर 5 की श्रृंखला में आपको प्रत्येक सब यूनिट के बारे में बताने के बाद श्रीमान दीपक सर के द्वारा एक पाठ्य योजना का भी प्रस्तुतिकरण किया जाता रहा है, उसी के क्रम में आज हम लोग आउटडोर गेम विथ एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन फॉर VI के संदर्भ में भी एक पाठ्य योजना लेते हैं, शॉर्ट पुट बनाते हैं। तो आज हम लोग दृष्टि दिव्यांगजनों के गोला क्षेपण के संबंध में एक पाठ्य योजना पर चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं उदाहरण स्वरूप में गोला क्षेपण के संबंध में नियम। गोला फेंकने से पूर्व खिलाड़ी को गोले के वृत्त तथा क्षेपण के सेक्टर का ओरिएंटेशन कराना चाहिए। प्रतियोगिता प्रारंभ होने के पश्चात वृत्त में अभ्यास का अवसर देने का प्रावधान नहीं है। खिलाड़ी को केवल एक हाथ से ही गोला फेंकना होता है।
दोनों हाथों का प्रयोग नियम विरुद्ध माना जाता है। यदि खिलाड़ी वृत्त में प्रवेश के पश्चात गोला फेंकते समय गोला गिरा देता है तो इसे नियम विरुद्ध माना जाता है। गोले को उठाकर पुनः फेंकने का अवसर नहीं दिया जाता है। प्रतियोगी को गोला फेंकने के लिए प्रत्येक पारी हेतु 1.30 मिनट का समय ही प्रदान किया जाता है। अधिक समय लगाने वाले प्रतियोगी को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। शेष सभी नियम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार मान्य होते हैं। अब इस पाठ्य योजना में प्रारूप पे अगर हम देखें तो पूर्व की पाठ्य योजना के अनुसार ही प्रारूप है। छात्र का नाम, लिंग, आयु, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, विद्यालय का नाम, दिव्यांगता का प्रकार व प्रकृति, दिव्यांग होने का समय जन्म से या जन्म के पश्चात, पारिवारिक स्थिति एकल परिवार है अथवा संयुक्त परिवार, यदि कोई अतिरिक्त दिव्यांगता विशेषता है तो उसका विवरण, नीचे प्रशिक्षक का नाम और फिर नीचे हम लोग आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्र गोला क्षेपण प्रतिस्पर्धा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। दीर्घकालीन उद्देश्य देखें, छात्र गोला क्षेपण अभ्यास के माध्यम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेगा तथा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु अपने को तैयार कर सकेगा। अब पूर्व से आपको पाठ्य योजना में दीपक सर ने बताया है, दो प्रारूप आप लोगों के सामने एक ही पेज पर दो कॉलम बन जाते हैं। एक तरफ प्रशिक्षक क्रिया कथन होता है, दूसरी तरफ छात्र अनुक्रिया होती है। तो पहले क्रम में देखेंगे प्रशिक्षक क्रिया कथन में छात्र को गोला क्षेपण के नियमों की जानकारी प्रदान करते हुए क्षेपण स्थल के वृत्त से स्पर्श कराकर अवगत कराया तथा गोले व उसके वजन से परिचित कराया। इस क्रम में छात्र क्रिया छात्र नियमों व स्थलों से अवगत हुआ। अब प्रशिक्षक क्रिया छात्र को गोला क्षेपण की क्रियाओं, प्रारंभिक स्थिति, गोले की पकड़, पैरों की क्रियाओं एवं क्षेपण, पैरों का बदलना तथा वृत्त से बाहर आने को अवगत कराते हुए उसका अभ्यास कराया। छात्र अनुक्रिया छात्र द्वारा निर्देशानुसार स्थितियों की अनुभूति कर अभ्यास किया गया। प्रशिक्षक क्रिया छात्र को गोले के पकड़ने की सही स्थिति, जैसे गोले को हथेली के पास मध्यमा के निचले जोड़ पर रखना, अंगूठे और उंगलियों के गोलाकार रूप में कटोरी जैसा आकार बनाना, पकड़ने के पश्चात कलाई को गर्दन पर कॉलर वाली हड्डी के ऊपर रखना, गोले को कोहनी द्वारा ऊपर की ओर ढकेलना तथा फेंकते समय शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखने का अभ्यास चरणबद्ध व क्रमबद्ध रूप से संपादित कराया। छात्र अनुक्रिया छात्र द्वारा निर्देशानुसार स्थितियों की अनुभूति कर अभ्यास किया गया। प्रशिक्षक अनुक्रिया छात्र को उक्त अभ्यास के पश्चात पैरों की क्रियाओं का अभ्यास, जिसमें पैर को यथाशक्ति कूल्हों के बराबर उठाकर अर्थ चक्र की स्थिति में घुमाकर पहले ऊपर फिर पीछे की ओर ले जाना, बायां हाथ आगे की ओर उतना ऊंचा उठाना जितना पीछे पैर उठा हो, बाएं पैर को सीधा कर पंजे को फेंकने की दिशा में सीधा करना, शरीर का भार पूर्ण रूप से बाएं पैर पर लेना तथा 45 अंश के कोण पर अति तीव्र झटके के साथ हाथ को सीधा कर गोले को धक्का देकर क्षेपण करने का अभ्यास चरणबद्ध व क्रमबद्ध रूप से कराया। छात्र अनुक्रिया छात्र द्वारा निर्देशानुसार स्थितियों की अनुभूति कर अभ्यास किया गया। प्रशिक्षक अनुक्रिया प्रारंभ में गोला क्षेपण के इस इवेंट का अभ्यास 1 से 5 बार तक कराया जाएगा तथा धीरे धीरे इसके समयावधि व अभ्यास में वृद्धि की जाएगी। छात्र अनुक्रिया छात्र द्वारा प्रारंभ में गोला क्षेपण का अभ्यास 1 से 5 बार तक किया जाएगा। तत्पश्चात धीरे धीरे इसके समयावधि में
वृद्धि की जाएगी। नीचे मूल्यांकन व टिप्पणी। प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में छात्र के निर्धारित नियमों के अनुसार गोला क्षेपण इवेंट का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही त्रुटियों को सुधारते हुए मौखिक व स्पर्शीय पद्धतियों का प्रयोग कर गोला क्षेपण की प्रतियोगिता में प्रतिभाग हेतु स्वावलंबी बनाया जाएगा। यहाँ पर यह पाठ्य योजना पूर्ण हुई। पाठ्य योजना के इस पेज के दाहिने तरफ प्रशिक्षक के हस्ताक्षर होंगे। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज इस 5वें प्रायोगिक विषय की पहली यूनिट में 4 भाग पूरे हुए। अब हम लोग अगली कड़ी में इसकी दूसरी यूनिट से अन्य भागों को देखेंगे तथा उन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।